नमस्कार प्यारे बच्चों। आज केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं केमिस्ट्री में। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे जिससे साथ साथ नोट करते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाएं, उसको बाद में नोट कर लें। मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसी अभिक्रिया जो बहुत आती है। देखिए, जिसको बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा और उसके बाद में रिएक्शन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको, यह है क्या। ठीक है, तो एक कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या है। इसमें किया गया जाता है वसीय अम्ल। ठीक है, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के या पोटेशियम लवणों के, देखिए साथ साथ अगर आप लोग लिखते जाएंगे तो और बेहतर रहेगा। पोटेशियम लवणों, यहीं तक रखते हैं, के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से एनोड पर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे विद्युत अपघटनीय क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया है। देखिए, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो एथेन को प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे मान लो एथेन बनाना है। क्या बनाना है, एथेन बनाना है। एथेन का बनना या एथेन बनाना, ठीक है, रिएक्शन जरूरी है। ओके, रिएक्शन इसका जरूरी है। अब एथेन बनाने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम, यहाँ पर वसीय अम्लों के सोडियम है, तो यहाँ पर एथेन बनाने के लिए क्या करेंगे, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को। तो सबसे पहले यहाँ पर सोडियम लवण ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम लवण क्या ले लेते हैं, CH3COO। ये क्या है, ये सोडियम लवण है। ठीक है, ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये सोडियम लवण है। अब सोडियम लवण जो है, सोडियम लवण
वो किसके साथ अब क्रिया करेंगे? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन कैसे हो जाएगा? इसमें क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे। ओके, जल मिलाएंगे तब क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ओके, यानी एथेन बनेगा CH3 और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, और उसके बाद में कैथोड पर क्या बनेगा? NaOH बनेगा। ओके, तो ये चीज बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर संतुलित करते हैं। देखिए CH3 है, CH3 दो बार है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 भाग लेना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो हाइड्रोजन कितने इधर हैं? हाइड्रोजन देखिए 3 3 6, चलो ये तो यहाँ पर हो गया। और इधर ये चाहता है, इसका मतलब इसको भी हमें डबल यहाँ पर करना पड़ेगा। डबल करेंगे तो फिर इसको भी यहाँ पर डबल कर लेते हैं। उसके बाद में एक हाइड्रोजन गैस भी निकाल लेते हैं। ओके, समझ में आया? तो इसका हम क्या कराएंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे। ठीक है, देखिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर ये क्या है? ये सोडियम लवण है, सोडियम लवण है। और सोडियम लवण का जलीय विलयन कब बनेगा? जब हम इसमें जल को मिलाएंगे। फिर इसका जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CO2, यानी इतना भाग जो है, ये वाला भाग, ये हमको कहाँ प्राप्त होगा? ये तो कैथोड प्राप्त होगा, तो यहाँ ये कहाँ पर प्राप्त होगा? ये हमारा एनोड पर प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा? एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ये एनोड पर प्राप्त होगा। बाकी ये जो चीज बचा हुआ है, ये किस पर प्राप्त होगा? ये कैथोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये एनोड पर और ये कैथोड पर। उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। ये रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही आती हैं, हर साल आती हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आने लायक हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं अभिक्रियाओं का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। इसीलिए वीडियो पर लगातार बने रहें। तो ये तो आपकी हो गई है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ओके, ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अच्छा, अगर चाहें तो इसका एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। ये तो है यहाँ पर एथेन बनाने वाला, ये यहाँ पर कहाँ पर है? एथेन बनाने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ये तो मान लो फर्स्ट नंबर, मान लो एथिलीन अगर बनाना है हमको, क्या बनाना है? एथिलीन बनाना है। ओके, मान लो हमें एथिलीन बनाना है, तो एथिलीन का बनना, ठीक है, तो इसमें भी हम रिएक्शन देंगे। यानी एथिलीन कैसे बनेगी? तो इसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या बताया है, सोडियम या पोटेशियम लवण। तो इसमें हमने सोडियम लवण का प्रयोग कर लिया। अब की बार हम किसका प्रयोग करें? पोटेशियम लवण का प्रयोग कर लें। ओके, जैसे मान लो CH2 COO सिंगल बॉन्ड CH2 COO और प्लस इसका भी जलीय विलयन, यानी 2H2O। और फिर उसके बाद में क्या बनेगा? इसका ही वैद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। तो इस पर क्या बनेगी? एथीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बनेगी? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एनोड पर जो है हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर उसके बाद में वही ठीक इसी की तरह रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनेगा? 2KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई। ओके, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वैद्युत अपघटन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन है। ये जो है, ये हमारा कहाँ पर बनेगा? ये एनोड पर बनेगा। ठीक है, एनोड पर। और ये कहाँ पर बनेगा?
ये हमारा बनेगा कैथोड पर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर एथिलीन का बनना, जब हम इसका क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है बस अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, यहाँ पर सोडियम लवण हो गया, और पोटेशियम लवण तो यहाँ पर पोटेशियम लवण हो गया। तो इसका भी जलीय विलयन वैद्युत अपघटन कराएंगे। देखिए वैद्युत अपघटन जलीय विलयन क्या हो गया, जिसमें जल डाल देंगे और वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एथिलीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और फिर उसके बाद में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2CO2 बनेगा, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन निकलेगा। ये इतना भाग जो है एनोड पर निकलेगा, ये कैथोड पर निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, तो कलम और कॉपी को रखें। थोड़ी देर इसीलिए हम हट जाते हैं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इससे अगली क्रिया हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। क्या नाम है जिसका, वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया होती है। देखो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, साथ साथ लिखते चलें जिससे और बढ़िया रहेगा, लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और समझ में भी आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं, ठीक है, को शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में, ओके, सोडियम धातु के साथ अभिकृत करके, अभिकृत करके एल्केन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एल्केन प्राप्त, प्राप्त करते हैं या होते हैं एक ही बात है, ठीक है, होते हैं। क्या कहलाती है, वोल्टेज, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, उदाहरण इसका क्या है, यहाँ पर क्या बताया, वह अभिक्रिया, जरा ध्यान दीजिए, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपकृत करके एल्केन प्राप्त होते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड, देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। तो एल्किल हैलाइड क्या लिखेंगे इसमें, जैसे मान लो एल्किल हैलाइड तो क्या है RX, ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, जो एल्किल ग्रुप होता है R क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप X क्या होता है, हैलाइड यानी हैलोजन। किसके साथ अपक्रिया करेंगे, ठीक है, और दो अणुओं की बात इसमें कह रहा है। ठीक है, किसने अणुओं की बात कह रहा है, दो अणुओं की बात कह रहा है। तो चलो यहाँ पर एक इधर ले लेते हैं, और उसके बाद में क्या सोडियम है, तो सोडियम को भी दो भाग रख दो और इधर ले लेते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। ओके, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ओके,
अब जरा यहाँ पर देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ विक्रिया करके एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्केन प्राप्त होता है, यानी आर 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 सिंगल बॉन्ड आर प्लस, अब यहाँ पर क्या बनेगा 2Na ओके। अब जरा देखिए यहाँ पर ये क्या काम करेगा, ये इसका ये x और यहाँ पर ये इस तरीके से ले लेगा तो क्या बनेगा 2NX हो जाएगा, और R आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर हम R की जगह पर, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस और X क्या है, Cl ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये R क्या है, अगर हम R की बात करें तो R क्या है, R क्या है, एक एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, जैसे जैसे CH3 है, C2H5 है, इत्यादि वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर X की बात क्या करें, ये क्या हेलोजन है, क्या है, हेलोजन, हेलोजन है, जैसे Cl है, I है, Br है, इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर हम R की जगह पर C2H5 या CH3 ले सकते हैं, और जो हेलोजन है वो X, जैसे मान लो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसी रिएक्शन के रूप में हम लोग ये इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर R को CH3 ले लिया, ठीक है। मान लो अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, R की जगह पर हमने क्या ले लिया, मान लो CH3 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और X की जगह पर हमने I ले लिया, और बाकी सोडियम के साथ ही तो क्रिया कराएंगे, और उसके बाद में हमने क्या ले लिया, CH3I फिर से ले लिया, और इसका भी शुष्क ईथर के साथ जो है अब क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ओके। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 ये सिंगल बॉन्ड इस तरीके हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस देखो 2Na है तो 2Na, और X है तो यहाँ पर I लिख दो। मतलब ठीक उसी तरीके से जैसा इस तरीके से हमने अभी ऊपर किया, ठीक इसी तरीके से इसका भी ये हिसाब किताब, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा थोड़ा लिखना पड़ेगा, या ऐसा करें, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ले लें आई ले लें, ओके, और यहाँ पर CH3 कर लें, प्लस नहीं CH3 कर लें, तो ये क्या होगा, ये आयोडीन को जोड़ लेगा इस तरीके से, ओके, समझ में आया होगा। और अगर हम लोग चाहें तो जो है दूसरा भी रिएक्शन लिख सकते हैं इसका, जैसे मान लो दूसरा रिएक्शन इसमें CH3 है पर हम C2H5 ले लें, मान लो जैसे C2H5 है और आयोडीन प्लस 2Na और प्लस आयोडीन और C2H5, बाकी वही सब रहेगा, यानी शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और फिर इसमें भी क्या करेंगे, ये आयोडीन सोडियम ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस 2NaI। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स और कलम लेकर साथ में बैठे तो बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से अगला रिएक्शन हमारा जो है वो रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ओके। तो ये अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी कई बार आ चुकी है अभिक्रिया, ओके। तो इसमें क्या है, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के
साथ दो अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया से पैराफिन का बनना क्या कहलाता है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ दो अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया से पैराफिन का बनना फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से हमको ये दो शब्द लिख देने हैं, उसके बाद में रिएक्शन दे देना है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे और परीक्षाओं को दे करके खुशी खुशी लौट कर आएंगे। इस तरीके से हो, केमिस्ट्री कठिन बिल्कुल नहीं है। क्या है, इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जिंक धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? जिंक धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। और इसमें भी क्या होना चाहिए? दो एल्किल हैलाइड होने चाहिए, दो अणु होने चाहिए एल्किल हैलाइड के। तो उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, उदाहरण की अगर बात करें हम, तो उदाहरण भी इसका देख लीजिए। उदाहरण में भाषा चाहे लिखो या ना लिखो। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? आर, वही एल्किल हैलाइड यानी आर आई, एक ये ले लेते हैं, और जिंक धातु तो जेडन, और फिर उसके बाद में दो अणु हैं तो एक अणु और ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर फिर से वही रिएक्शन। ठीक है, और प्लस ZnI2। अब की देखो दो यहाँ पर I2 हो जाएंगे, क्योंकि जिंक की संयोजकता दो होती है, इसमें दो आयोडीन जुड़ जाएंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये कैसे जोड़ता है? एक आई को इधर लेता है और एक आई को इधर से ले लेता है, और जिंक जो है दोनों आयोडीनों को यहाँ पर जोड़ देता है। ओके, समझ में आया सभी लोगों के? देखो वही क्रिया हो गई, कह रहा है ईथर की उपस्थिति में। देखो ईथर उपस्थित है, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया है, तो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कितने? दो एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, दो एल्किल, एक ये वाला एल्किल हैलाइड है, एक ये वाला एल्किल हैलाइड है। क्या बनाता है? पैराफिन बनाता है। ओके, क्या बनाता है? पैराफिन बनाता है, ये वाला, ये पैराफिन बनाता है। तो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने अभी बताया आप लोगों को कि जो आर क्या है, आर जो है एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में क्या है, जैसे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, इस तरीके से ले लेते हैं। और उसके बाद में जो यहाँ पर यक्स है वो क्या, हैलोजन होता है। तो हैलोजन में आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन इत्यादि हम हैलोजन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आयोडीन हैलोजन को लिया है। तो इस तरीके से इसको हम जो है एक अगला रिएक्शन भी दे देते हैं। जैसे मान लो हमने CH3 यहाँ पर लिया, इसका ये जो एल्किल ग्रुप है इसको हमने क्या लिया, CH3 लिया। तो आयोडीन और प्लस Zn और प्लस आयोडीन CH3, ठीक उसी तरीके से। और यहाँ पर ईथर ले लिया, ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस ZnI2। ठीक है, ये क्या है, ये पैराफिन हो गया है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन। ये एथेन हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो गई। परीक्षाओं में ज्यादा से 2 या 3 अगर अभिक्रियाएं आ जाएंगी तो आप लोगों का बहुत भला हो जाएगा। एक रिएक्शन लमसम 3 नंबर की आती है इसमें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। उसके बाद में अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बुरटच फिटिक अपक्रिया देखिए जरा, बुरटच कट तो नहीं रहा वीडियो, जरा देखिए। चलो इसको रफ कर देते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज फिटिक अपक्रिया क्या है? वोल्टेज फिटिक अपक्रिया, वोल्टेज फिटिक अपक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं, एक अणु, साथ साथ लिखते जाइए बच्चों, लिखते जाओगे तो आप लोगों का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो एक अणु एल्किल हैलाइड, इसमें एक अणु जो होता है वो एल्किल हैलाइड, और एक अणु देखिए, एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा के, एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी अभिक्रिया को, ये वाली अभिक्रिया बोलते हैं वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करा के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, अब इसका देखो रिएक्शन दे देना है, ठीक है, बस इतनी सी बात लिख करके उसके बाद में रिएक्शन दे देना है। तो इसका उदाहरण देखो, उदाहरण यहाँ पर, उदाहरण क्या लिखेंगे? एक अणु एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो है आप लोग जानते हैं, एक तो है एल्किल हैलाइड, फिर दूसरा है एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड, मान लो चाहे पहले एल्किल हैलाइड लिख लो चाहे एरिल हैलाइड लिख लो, बात है तो एरिल हैलाइड पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? C6H5 और I, ओके, C6H5I, और फिर उसके बाद में बीच में क्या यहाँ पर बताया गया है? सोडियम से क्रिया कराने पर, ओके, तो यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, 2 भाग सोडियम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में अब की बार हम क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, और किसकी उपस्थित है? शुष्क ईथर की उपस्थित है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति कर देते हैं। तो क्या वही स्थिति आ जाती है? ये क्या करेगा? आयोडीन को समेटेगा, यहाँ से यहाँ तक ये आयोडीन को समेट लेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा? C6H5
CH3 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा क्या बचा? देखो CH3, नहीं ये तो बन गया C6H5CH3। अब क्या बना हमारा? सोडियम आयोडाइड बनेगा, 2 भाग सोडियम आयोडाइड। तो ये आयोडीन को भी कवर कर लेता है सोडियम, तो ये सोडियम आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वोल्टेज फिटेज अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एक रिएक्शन रखते हैं। ओके, आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग जो है साथ साथ लिखते रहे तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, आप लोगों को याद भी हो। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के इधर से लिखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में 2 शब्द लिख देते हैं, फिर उसके बारे में रिएक्शन देखेंगे। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। क्या करते हैं? जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक, देखिए जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ, किसी एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ, ओके, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3। ओके, देखिए जब एंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल एरिल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, जो क्या है? वो प्रेरक है, की उपस्थिति में अभिकृत या अभिक्रिया कराने से, ठीक है, अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? दूर चले जाओ। देखो कह रहा है जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? टॉलुइन भी इसमें बनता है। ठीक है, क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। यानी बेंजीन का एल्किल बनता है तो क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं। इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? कह रहा है कि जब बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र हम लोगों को पता है क्या होता है? C6H6। और या मान लो अन्य कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है,
तो ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ। अब इसने मानो एल्किल के साथ क्रिया की, यानी CH3Cl के साथ अभिक्रिया की, और किसकी उपस्थित में? निर्जल AlCl3 की उपस्थित में। ठीक है, तो क्या बना? बेंजीन का एल्किल, यानी यहाँ पर C6H6 है, तो यहाँ पे C6H5CH3। ठीक है, इसने क्या किया? H को छोड़ दिया और CH3 को लपेट लिया, तो यहाँ पर ये फिर से क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? यही तो टालुइन है, यही बेंजीन का एल्किल बनता है, यही एल्किल है, टालुइन। ओके, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ में आया है? ये क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट्स करते चलो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगली अभिक्रिया हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वो क्या नाम? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में अगली रिएक्शन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया ये क्या है? ये अभिक्रिया क्या है? अब इसमें देखो, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु, मतलब एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, मतलब जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो क्रिया कहलाती है। अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका रिएक्शन देखिए एल्डिहाइड के दो अणु हैं, जैसे मान लो फार्मेल्डिहाइड है। ओके, दो अणु यहाँ पर बताया गया है, तो 2HCHO फार्मेल्डिहाइड का सूत्र यह होता है।
और किसके साथ? कास्टिक क्षारों के साथ, यानी NaOH। अब क्या देता है? तो एल्कोहल CH3OH। उसके बाद में क्या कह रहा है? कास्टिक क्षारों के शामिलों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में, तो देखिए एल्कोहल हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। और एक अणु क्या किसमें अपचित होता है? अम्ल में। ठीक है, यानी अम्ल में, नहीं, अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? HCOO। ओके, ये इसमें उपचित हो जाएगा। तो अवक्रिया क्या कहलाएगी? कैनजारो अवक्रिया कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अभी हमने कास्टिक क्षारों की बात की, तो कास्टिक क्षार तो एक तो ये हो गया कास्टिक क्षार, और दूसरा होता है KOH। तो इस तरीके से हम लोग जो है दूसरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। जैसे यहाँ पर दो तो इसी के हैं, फॉर्मल्डिहाइड के HCHO के, और इसमें NOH की जगह पर क्या ले लेते हैं? KOH ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3OH और प्लस यहाँ पर क्या होगा? HCOO। ओके, समझ में आया है? तो इस तरीके से हमारी कैनजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखते समय अगर नहीं दिखाई देता है तो हम जो है एक साइड में हो जाते हैं, इसी टाइम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। पहली बात तो जब बोल बोल के लिखते हैं तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे ही होंगे, तो साथ साथ अगर लिखेंगे तो दूना फायदा होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन आप लोगों के सामने देखिए। अभी अभी हम लोगों ने कैनजारो अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में ये रिएक्शन ऐसे समझ लो, इस वीडियो में जो रिएक्शन हम आप लोगों को दे रहे हैं तो ये परीक्षा में आएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए रिएक्शन सहित। ठीक है, अगली अभिक्रिया आप लोगों के लिए है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन। चलो सब गलत कराए देते। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए ये क्या है? जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एलोफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन जैसे कौन से हैं? जैसे एनिलीन है, ओके, एथिल या मेथिल एमीन, ओके। तो क्या करते हैं? ओ किसके साथ क्रिया कराएंगे? एल्कोहलीय। ठीक है, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलीय हाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की कुछ बूंदों के साथ, क्लोरोफार्म की कुछ बूंदों
कुछ बूंदों के साथ क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो तीव्र दुर्गंध युक्त, तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ओके, देखिए जब एल्को एलिफेटिक और एरोमेटिक, यहाँ पर देखो क्या बताया है, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन है, एथिल या मेथिल एमीन है, इसको एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाए तो क्या होता है, तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को कार्बल एमीन अभिक्रिया बोलते, वो कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। समझ में आया। अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या तो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन के साथ जैसे एनिलीन है, एथिल एमीन को एल्कोहलिक को इसकी उपस्थिति में जब यहाँ पर गर्म किया जाता है क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ, तो यहाँ पर दुर्गंधित आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन जरूर देना है, ये शब्दों को लिख करके रिएक्शन जब तक नहीं देंगे तब तक कंप्लीट रिएक्शन नहीं माना जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इसलिए रिएक्शन बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं, ठीक है। तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2। इसको जो हम क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहली, चलो 3 भाग ले लेते हैं, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा इसमें, C6H5NC और प्लस 3KCl, और 3 भाग जल भी निकलेगा, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो ये क्या है, ये है एनिलीन, क्या है ये है एनिलीन। एनिलीन ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ, यह है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या, अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, यही तो आइसोसाइनाइड है, इसी को हम बोलेंगे, ये क्या है, आइसोसाइनाइड है दुर्गंध युक्त, तो ओके, इसको हम बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। समझ में आया, ये क्या है, आइसोसाइनाइड। ये तो पता ही होगा ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, ये जल है। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये कार्बन एमिनो अभिक्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है।
और वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए अभी सभी क्रियाएं कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो इससे आगे वाली जो क्रियाएं हैं अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। मेहनत करिए, कुल मिलाकर के मेहनत करना है क्योंकि परीक्षा जो है करीब आ चुकी है। चलो ठीक है।